नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर की राजनीति पर जब चर्चा होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि इस राज्य में अमन चैन शांति कब कायम होगी, और दूसरा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कब लगाम कसा जा सके। 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। 370 और 35A समाप्त हुए और जम्मू कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। वहां पर कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत कायम होने के रास्ते पर है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी बीच केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि वहां पर चुनाव कराए जाए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर घाटी में भी। उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां क्या हैं और राज्य की वर्तमान स्थिति क्या है और अभी क्या कुछ करना है, इन्हीं सब मामलों में और इन्हीं सब मुद्दों पर एवी स्टार न्यूज ने पड़ताल करने की कोशिश की। और इन सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज। कितना बदला है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर पिछले 70 सालों से एक ऐसा मुकाम पर है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। शुरू में ही आज़ादी के बाद शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की गलतियों के कारण से पूरे देश से अलग करके रख दिया। अक्सर क्वेश्चन मार्क लगता था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कभी हमने ये नहीं कहा कि हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है, पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। यानी कि इसको इस प्रकार से ला करके खड़ा कर दिया, एक सवालिया निशान उस पर लगा दिया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, उसी वक्त जनसंघ के रूप में उस वक्त के हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो आंदोलन शुरू हुआ, हम लगातार उसके लिए 1953 से लेकर के लड़ाई लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये सब चीजें थी और हमने कहा था कि कभी हम केंद्र सरकार में आएंगे तो इन सारी गलतियों का सुधार करेंगे जी। और आज जब हम उस मुकाम तक पहुंचे, इससे पहले लोकसभा में हमारी 1-2 सीटें भी आती रही, लेकिन हमने अपने एजेंडे को छोड़ा नहीं, हम उसी जगह पर अड़े रहे। मोदी जी का जो दूसरा शासनकाल है उसमें हमारी पूर्ण बहुमत था और एक संवैधानिक तरीके से राज्यसभा में, लोकसभा में इस बिल को पास किया गया, समर्थन लिया गया और धारा 370 को तोड़ा गया। ये धारा 370 परिवारवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जिस प्रकार से डेवलपमेंट का ना होना, ये इसका कारण रही। पाकिस्तान के झंडे, पत्थरबाजी और रोजमर्रा के बंद, अशांति, आतंकवाद, ये इसने हमको दिया। आज स्थितियां सुधरी और पिछले लगभग 2 वर्षों में 700 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। वो पहले इसलिए इक्का दुक्का को मारा जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर बैठे लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त होता था। इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा। ढुलमुल नीति उसका परिणाम रही। मिलिटेंसी छोड़ करके आओ, आपको नौकरी देंगे, आपके परिवार को परमानेंट पेंशन्स लगाएंगे। और वो लोग जब आकर के नौकरी में बैठते थे, वो अपना काम नहीं छोड़ते थे। वो वहां बैठकर इन्फॉर्मर बनकर के मिलिटेंसी के सपोर्टर बनकर के बैठे रहे। आज पाकिस्तान का झंडा वहां नहीं चढ़ता है।
आज रोजमर्रा के बंद नहीं होते हैं। आतंकियों के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग वहां नहीं चलते हैं। साफ जाहिर होता है कि वहां के लोग इस सारे माहौल से तंग आ चुके थे और एक समर्थन माइंडसेट बदलना अभी बाकी होगा, लेकिन एक समर्थन, चाहे उसको साइलेंट समर्थन कहो, और लोग आज वहां पर असमंजस की स्थिति में इसलिए हैं, वो सोचते हैं कि दोबारा ये चीज अगर आ गई तो हमें भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1, 2, 3 वर्षों में स्थितियां सुधरेंगी। और इस दौरान मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ना तो वहां पर पंचायती राज लागू होने दिया गया, लोगों को नहीं पता था। मैं जम्मू का मेयर रहा, पूरे देश भर में 13 बार इलेक्शन हो गए, पंचायत के, लोकल बॉडीज के। और जब मैं 2005 में मेयर बना, उससे पहले 1978 में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे। पंचायती राज के नाम पर सरपंचों को इलेक्शन करवा करके आगे सिस्टम खत्म कर दिया जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से वहां जिला परिषद, ब्लॉक परिषद, बीडीसी, डीडीसी बनी है और लोगों ने वोट डाला है। पहले दबाव करके 5% वोटिंग, 2% वोटिंग, और जो 2-3% वोटिंग उसमें से लेकर के आ जाता था, वो हमारे ऊपर राज करते थे। लेकिन इसको कितना बर्दाश्त किया जा सकता था। मैंने कहा कि अब फिजा बदल रही है, सिस्टम बदल रहे हैं, और आने वाला नया जम्मू कश्मीर जल्द ही। हमारे विरोधी कई बार सवाल भी करते हैं, क्या हुआ धारा 370 टूटने के बाद? 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम चुटकी से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको समय लगेगा और सब सुधरेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था। अब पाकिस्तान के साथ हमारा केवल एक सवाल है, पाकिस्तान के साथ केवल बातचीत की जाती है तो जो उनके पास हमारा कश्मीर है उसको चुप करके वापस दे दें। इसी पे एक मुद्दा रह गया है, अदरवाइज कोई संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतने आसानी से जो आप कह रहे हैं कि वो हमारा कश्मीर दे दें, ये तो 130 करोड़ भारतीयों की चाहत है कि वो आपका कश्मीर, हमारा कश्मीर दें, क्योंकि उन्होंने लिया है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मक्कार देश क्या ये इतनी जल्दी स्वीकार कर लेगा? इतनी आसानी से मांगने से वो दे देगा? देखिए, इच्छा शक्ति लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। 700 वर्षों में राम मंदिर को एक हौवा बना करके रख दिया गया था। आखिर रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए। हम किसी जाति, धर्म, पंथ के विरोध में बात नहीं करते हैं। ये कोई ऐसा लगता होगा कि मुसलमानों से हमने कोई जंग जीत ली है, ऐसा नहीं है। बाबर जो हमलावर के रूप में हिंदुस्तान में आया था, उसने हमारी अस्मिता पर चोट किया, हमारे पंथ पर, हमारे धर्म पर चोट की। उसी का परिणाम है। ये जरूरी था कि उस हमलावरों, अगर इस प्रकार की सोच जो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बनाया, यहाँ पर जातिवाद को जन्म दिया, इसके कारण से इसमें समय लगा। सबसे पहले आजादी के बाद जो एक नेशनलिज्म सिखाया जाना चाहिए था, मुझे लगा उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। आज 70 साल बाद इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं होती। अगर कांग्रेस ने अपना रोल अदा किया होता, जातिवाद के नाम पर बांटते रहे, पंथ के नाम पर बांटते रहे, धर्म के नाम पर बांटते रहे, उसी का परिणाम है आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर इस देश का खाना है तो भारत माँ को अपनी माँ मानना होगा, वंदे मातरम माँ को प्रणाम करना होगा। इन चीजों से कहीं समझौता नहीं किया जा सकता। और ये कहना चाहता हूं, देश में इस वक्त एक ऐसा नेतृत्व है जो पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। अगर कहीं किसी की कमजोरी है तो भारत में बैठे हुए जो लोग सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया
जो अपने आप को कहता है, जो वामपंथी सोच के लोग हैं, उन्हीं के कारण से ये तबाही हुई है। इस तबाही को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मेरा सवाल यह है कि जिस राष्ट्रवाद के प्रति आपका इतना आग्रह है, वो राष्ट्रवाद कश्मीर घाटी में स्वीकार किया जाएगा, आपको पूरा विश्वास है? देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं। क्यों मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि अभी आपने कहा कि लोग असमंजस की स्थिति में हैं, और वो असमंजस जिस बात की ओर आप संकेत करना चाह रहे हैं वो हम मानते भी हैं कि ऐसा है। घाटी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, जम्मू और लद्दाख की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे ही देश में पाक परस्त लोग बैठे हुए हैं। बच्चे के पैदा होते ही जी हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, जी जी इस प्रकार की सोच के नारे वहां लगते होंगे। जी घर में जिस प्रकार का माहौल होगा, मुझे याद है बचपन में जी एक धर्म शिक्षा नाम की पुस्तक पाठ्यक्रम में हुआ करती थी। आज वो कहां गायब हो गई? शिवाजी पहाड़ी चूहा, महाराणा प्रताप डाकू, अकबर महान, सिकंदर का कहीं नाम नहीं। जिस महापुरुष ने इस देश की खातिर अपने 4 पुत्र 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल उनको कुर्बान किया, उसको लुटेरा शब्द दिया जाए, यह सहन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के शब्दों के कारण से इस प्रकार का माहौल बना। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे अगर कश्मीर में लगे होते, नेहरू और शेख अब्दुल्ला का जो गलतियां थी वो नहीं हुई होती, तो आज कश्मीर इस मुकाम पर नहीं पहुंचा होता। लेकिन विश्वास के साथ, एक लक्ष्य के साथ, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये भारत मेरी माँ है, इस प्रकार का सबक और आज भी कश्मीर में सिखाए जाने की जरूरत है। मैंने कहा कि असमंजस की स्थिति में जब उनको विश्वास होगा कि ये मेरा प्रधानमंत्री जब सरकारी स्कीमों का फायदा देता है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, जब किसी के घर में सिलेंडर आता है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, किसी के घर में शौचालय बनता है हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, किसी के किसान के खाते में पैसे जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। आज उनको पता है इस देश का 136 करोड़ भारतवासी इस प्रकार के जब शब्द लेकर के चलेंगे, ये मोदी जी की भाषा है, तो ये कांग्रेस के लोगों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर भारतवासी कहा होता तो शायद ऐसा ना होता। कांग्रेस का तो आरोप ये है कि ऐसा आप लोग कर रहे हैं, आप सांप्रदायिकता को इस कदर प्रभावी कर रहे हैं कि उसकी आग जब घाटी में पहुंचेगी तो घाटी की स्थिति और खराब हो सकती है। कांग्रेस का आरोप तो ये है। देखिए, कांग्रेस के आरोप आपने कहा, क्या इसी कारण से अगर कांग्रेस के आरोपों को लोगों ने माना होता तो कांग्रेस आज हिंदुस्तान के हाशिए पर न पहुंची होती। कांग्रेस को लोगों ने नकारा है, उसी का परिणाम है कि 120-25 साल पुरानी पार्टी को आज लोगों ने नकार करके रख दिया। वो जानते हैं इन लोगों ने हमारी तबाही की है। इस देश में महंगाई के नाम पर, इस देश में दूसरी चीजों के नाम पर लड़ाई लड़ी जानी बात बाकी है। लेकिन मैं ये कहता हूं, इस देश को अगर गरीब बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। आज तक हम कहते रहे डेवलपिंग इंडिया, वही हम एक ऐसा भारत हैं जो आज से 5000 पहले जिन्होंने विमान बनाया था, जो पुष्पक विमान की चर्चा आती है, हम वो भारत हैं जिसमें तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों को अंग्रेजों ने आकर के जलाया। कारण कि उसमें बहुत सा ज्ञान था। किसी पीढ़ी को तबाह करना हो, किसी देश की हिस्ट्री को तबाह करना हो, तो उसमें उनका जो इतिहास है उसको खत्म किया जाता है। ये अंग्रेजों ने काम किया और अंग्रेजों के काम को आगे कांग्रेस ने काम किया। मैंने कहा किताबों में किस प्रकार से हमारे महापुरुषों को, गांधी जी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन क्या पढ़ाया गया? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी के प्रति पूरी आस्था है मेरी, लेकिन ये आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के नहीं मिली है। ये आजादी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, चाफेकर बंधु और ऐसी हमारी
वीर नारियों ने बलिदान दिया है, जिसके परिणाम से ये हुआ है, क्या उनका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा? सावरकर के नाम पर जिसको अंडमान की जेल में काला पानी की सजा देती है, कांग्रेस पर सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस ने कोशिश ही यही है कि उन लोगों का नाम नहीं आए जो लोग आजादी में रहे। वो वैसे तो कहते हैं कि आप राष्ट्रपिता को अब भुलाना चाहते हैं, सावरकर को पहले स्थान पर रखना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का सीधा सा सवाल होता है कि राष्ट्रपिता पे सवाल उठा ही नहीं सकता। देखिए, मैं अब ये एक बात कहना चाहता हूं, गांधी जी के दो मेन मुद्दे थे, राष्ट्रवाद, स्वच्छता, स्वदेशी, स्वावलंबन। इसमें कांग्रेस कहां आगे आई? स्वदेशी को आपने खत्म कर दिया। आज अगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, उनके काल में स्वदेशी को प्राथमिकता दी गई है। आज उनको तकलीफ होती है कांग्रेस के लोगों को कि पतंजलि का सामान यहाँ क्यों बिकता है। आज टूथपेस्ट जो है, यहाँ तक कि हमें छोटी सी रसोई की वस्तु नित्य प्रति जो हमारे प्रयोग में आती है, उन वस्तुओं को यहाँ से खत्म कर दिया गया। स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, ये गांधी जी का सपना था और इसको नरेंद्र मोदी जी आकर के इसको पूरा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, हमारी लीडरशिप का ग्राफ बढ़ता है। मैं नहीं कहता कि हम 100% बिल्कुल ये सही कर रहे हैं। गलतियां होती हैं जब काम होता है, जब काम ही नहीं करोगे तो गलतियां कहां से होंगी? ग्रास रूट से आप काम कर रहे हैं और इसमें समय लगेगा, ये मानते हैं। कश्मीर घाटी में भी आपको अपने वर्चस्व को बढ़ाना है, दिल जीतना है, क्योंकि विश्वास का संकट है, विश्वास की बहाली है। जो लोग अभी अपने आप को इंडिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपका ऐसा मानना है कि 2 साल 2 महीने 9 दिन बीत जाने के बाद जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो बहुत कुछ बदल गया है। बड़ा सवाल है कि एक बात हम अक्सर सुनते रहते हैं सर, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। बड़ा सवाल है कि 2 दशक से अधिक समय हो गया, कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर नहीं पहुंच पाए, और अब वो होमलैंड में वापसी की एक प्रक्रिया जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी प्रयास है, लेकिन आप देखिए कि पिछले एक पखवाड़े से किस तरह से आतंकी गतिविधियां कश्मीर में बढ़ी हैं। कैसे लगाम कसेंगे? देखिए, एक मुहावरा है, जब गिरता खून शहीदों का, तकदीर बदलती कौमों की। और इस प्रकार के जब प्रयास होते हैं उसमें इस प्रकार की बाधाएं आएंगी। एक सच्चे मन से किया हुआ प्रयास, ये जो मूव चल रही है, इन बलिदानों के कारण से रुक नहीं पाएगी। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं नहीं कहता कि पूरी मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज भी वहां पर पाकिस्तान पर लोग बैठे हैं, अंडरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर्स बैठे हैं, प्रशासन के बीच में रह करके वो उन लोगों का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं वो क्या कम है? अगर वहां का एडवाइजर, जिसको 4 दिन पहले हटाया गया, वहां पर एनआईए की, उसको ये नहीं देखा गया कि उसके ऊपर एनआईए की रेड पड़ी है, वो एडवाइजर था नहीं, उसने क्या उसका इतिहास रहा है उसके बारे में जानने। आज डीसीज, उनके घरों में छापा पड़ता है, कारण किस प्रकार से लाइसेंस सप्लाई किया गया। अगर उन पर आरोप सिद्ध होते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। बहुत से प्रशासन ने ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जो कि सत्ता में बैठ करके काम करते थे। इस प्रकार से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कब तक चुनाव हो जाएगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से यह आह्वान किया है कि इस साल चुनाव करवाए जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो कहा है उसको सिद्ध किया है, अपने शब्दों पर कायम रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए अगला 15 अगस्त होने से पहले वहां एक लोगों की सरकार बनेगी,
लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी। पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दे देंगे, क्योंकि अभी एक बैठक हुई थी, करेंगे, लेकिन क्या पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं आप लोग? पूर्ण राज्य के रूप में जो लोग सवाल करते हैं, उन्होंने इस राज्य को कहां तक पहुंचाया है, उसी का परिणाम है कि आज यहां पर यूटी बनाना पड़ा। और मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे गृह मंत्री ने संसद में उन चुने हुए लोगों के सामने ये बात कही है, हालात ठीक होंगे तो वहां पर पूर्ण राज्य मिलेगा। और मैंने पहले ही कहा, मेरा प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता है, और वो बात सच भी होती है। हालात सुधरेंगे, जम्मू कश्मीर में फिर से वही सुफियाना, वही देवी देवताओं की जो धरती है, वैसा माहौल बनेगा। लोग निडर होकर के अमरनाथ की यात्रा जाएंगे, लोग निडर होकर के बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा जाएंगे, लोग निडर होकर के वहां पर हमारी जो दरगाहें हैं वहां पर दर्शन करेंगे। तो समय दूर नहीं। लेकिन क्या कारण है कि जब भी मैं 2 बार चर्चा कर चुका हूं कश्मीरी पंडितों की वापसी के संदर्भ में, और ढेर सारा मूवमेंट उनकी तरफ से चलाया भी जा रहा है, उनके कई नेताओं से, हमारी एबी स्टार न्यूज पर ही कुछ ऐसे खबरों पर उनसे चर्चा भी हुई है। बड़ा सवाल है कि अपने ही घर में उनकी वापसी के लिए इतनी समस्याएं आ रही हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो डर है, जो विश्वास का संकट है, वो खत्म नहीं हुआ है। उनकी वापसी कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए, आप पिछला इतिहास जानिए, हमने अपने इस सब विस्थापन को करीब से देखा है। और जब कश्मीरी पंडित वहां से आए थे तो भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए लगातार काम करती रही। आज अगर इस मुद्दे को किसी ने उठाया है, उनके लिए बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे हैं, वहां पर मंदिरों का पुनरुत्थान हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। बाकी पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर है। ये उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही इसी सरकार के माध्यम से, इसी सरकार के प्रयास से पुनर्वास होगा, बड़ी इज्जत के साथ, सम्मानजनक तरीके से, सिक्योरिटी के साथ हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पर पहुंचेंगे। वो कुछ रिमोट सिटी को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। देखो, परिस्थितियां देखते हुए जैसा भी करना है, प्रशासन इसके लिए जानता है, वहां पर उसको स्टडी किया गया है। हम जानते हैं कि क्या क्या, जब इस प्रकार के प्रयास होते हैं तो क्या क्या बीच में विपत्तियां या मुश्किलें आ सकती हैं। उस मुश्किलों को दूर करके वहां पर द्वारा उनका पुनर्वास हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और करके दिखाएंगे। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, इन तीनों की चर्चा की जाती है, वैसे तो अभी तक फैशन के तहत बोला जाता था, तीनों के मायने आज भी कोई नहीं समझा सकता कि क्या है। अगर ये होता तो कश्मीरियत पर इतने सवाल ही क्यों न उठते? देखिए, विश्वास का संकट ही इतना क्यों पैदा होता? जी, कश्मीरियत, इंसानियत, इसकी बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने की थी। जी। इंसानियत को किसने खत्म किया वहां पर, ये हम सब जानते हैं। कश्मीर की कश्मीरियत क्या थी, इसको भी हम जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है? आज हिंदू मुस्लिम का जो सवाल आमने सामने ला करके खड़ा किया था, ये उन्हीं लोगों ने किया था जिनकी दुकानें इसी तरीके से उनकी राजनीति चलती है। लेकिन इस चीज को सहन नहीं किया जा सकता। मेरे देश के संविधान ने सभी को अपना धर्म मानने के लिए पूरा अधिकार दिया है, उसके लिए मानना भी चाहिए। लेकिन दूसरे धर्म पर प्रहार करना यह भी असहनीय होगा। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। इसलिए सरकारें अपने माध्यम से इस चीज को सुलझाने में लगी हैं। उनमें जब तक संस्कारों का हमारे बीच में प्रवाह नहीं रहेगा तो ये चीजें कभी पूरी नहीं की जा सकती। ये जरूरी है कि वहाँ की शिक्षा, वहाँ की जो सोच, उसको चेंज की। फिर कश्मीरियत भी आएगी, जमहूरियत। जमहूरियत की जो बात करते हैं,
उन्होंने किस प्रकार की जमहूरियत लाई थी, मैंने आपको पहले बता दिया। ना बीडीसी के इलेक्शन, ना डीडीसी के इलेक्शन, ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन, जमहूरियत लाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लाई है। बीडीसी डीडीसी के पंचायतों के इलेक्शन समय पर हो रहे हैं। और अगर इंसानियत क्या है कि किसी ने हत्थे को मार दो, कायरतापूर्ण तरीके से मार दो, उसको सहन नहीं किया जा सकता। और जो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनका दहन किया जाएगा, उनको उन पर दमन किया जाएगा। उसी का परिणाम है कि पिछले वर्षों में 700 लोगों को मार गिराया गया। पिछले 15 दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, ठीक है। कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बौखला गया है। उसकी बौखलाहट साफ जाहिर है कि कश्मीरियत जो है वो प्रभावी हो रही है। बड़ा सवाल है कि यूथ्स आतंक के रास्ते पर न चलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है केंद्र में और प्रकारांतर से जम्मू कश्मीर के विकास को भी लेकर के उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। नवयुवक भारत के प्रति जवाबदेह हों, भारत के प्रति समर्पित हों। मैं जम्मू से लेकर कश्मीर तक की बात कर रहा हूं। इसके लिए क्या ऐसा कुछ आप लोग कर रहे हैं या केंद्र सरकार ऐसा कर रही है या केंद्र सरकार से आपकी अपेक्षा है? क्योंकि अभी आपने एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के हालात कुछ बदल रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं। तो ये कैसे होगा कि यूथ्स जो है वो डाइवर्ट ना हो? और चूंकि पाकिस्तान तो मैंने पहले भी कहा कि मक्कार देश है, उससे तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते। देखिए जी, पहले आपने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कोल्ड वार, एक गुरिल्ला युद्ध, पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन वो जंगों में जीत नहीं पाया है। उसने अपना तरीका बदला है और लगातार वो भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। हमारे सुरक्षा बल अपने सक्षम हैं कि उन पर प्रहार करके उसमें कामयाब होते हैं और कई जगह कामयाबी नहीं भी मिलती है, लेकिन उनके प्रयास जारी हैं। लेकिन आज जो सरकार की सोच है, अगर वो इस प्रकार का करते हैं तो हम इतने सक्षम तो हैं ही, उनके घर में जाकर उनको मारते हैं। 1971 की जंग में मेरे देश की सेना ने 90,000 सैनिकों को जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में गिरफ्तार किया था। सैकड़ों टैंक, सैकड़ों ये जो युद्ध विमान हैं उनको रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता करते वक्त टेबल पर बैठ करके हमने उसको जंग हार दी। क्या 1 लाख सैनिकों को गिरफ्तार करने के बाद अगर इच्छा शक्ति होती तो पाकिस्तान आज इस प्रकार के होता? कारण उस वक्त की जो सत्ता में बैठे लोगों ने उसको छोड़ दिया। आज पाकिस्तान को डर ये है कि ये हमारे घर में घुसकर भी मार सकता है। आज पाकिस्तान को पूरे विश्व पटल पर हमने उसको आइसोलेट किया है, अलग थलग किया है। देखिए, मैंने कहा इन सारे बिगड़ी हुई परिस्थितियों को टाइम लग रहा है, लेकिन जल्द कर रहे हैं। होगा, पाकिस्तान का नक्शे से निशान मिट जाएगा जिस प्रकार की उसकी हालत है जी। जिनको वो अफगानिस्तानियों को वो सपोर्ट कर रहा है, तालिबानियों को वो सपोर्ट कर रहा है, आने वाले समय में वही उनके लिए भस्मासुर बनने वाले हैं। ये आप आने वाले भविष्य में देखिएगा। पाकिस्तान को तो ये देश सबक सिखाने के लिए तैयार है और इसलिए राजनेता के रूप में, राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में आपकी अपनी बात हो सकती है। देशवासियों की तरफ से एक आम नागरिक के तौर पर ये मेरी भी फीलिंग है, एक पत्रकार के रूप में नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में बैठ कर के 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां और जो कह सकते हैं आपकी गुपकार गुट है और प्रकारांतर से समय के हिसाब से वो एक हो गए हैं, जबकि वो बिल्कुल कहीं से एक नहीं है। महबूबा मुफ्ती की भाषा आप देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला की भाषा देख लीजिए, और ये जमहूरियत की भी बात करते हैं। समय समय पर बदलने का जो इनका तौर तरीका है, ये कैसे ये लोग सुधरेंगे? समय समय पर तौर तरीके बदलने का तरीका जनता जान चुकी है। जनता को उनसे विश्वास खत्म हो गया है। मुझे याद है जब हम सत्ता में थे, जो मंत्री, जो नेता
उन लोगों के साथ थे, आज उनका साथ छोड़ करके चले गए। कारण उनको एक ही आशा की किरण नजर आती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसी का परिणाम है कि लगातार समर्थन मिल रहा है। लोगों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, उम्मीद करनी चाहिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। उन राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर भी जो इस देश को अपनी मां कहते हैं और पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, वो समय दूर नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि आप लोग कुछ वैकल्पिक राजनीतिक पार्टियों को भी डेवलप कर रहे हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हों। देखिए, कुछ कामयाब भी हो रहे हैं आप। युद्ध जीतने के लिए कोई भी रणनीति अपनानी हो तो उसको अपनाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार की एक कोशिशें हो रही हैं तो अच्छी बात है, वो देश के हित के लिए। कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी मुद्दा सामने आ रहा है, कई कश्मीरी नेताओं से बातचीत होती है, उसके संदर्भ में भी आप लोग कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिनको बिल्कुल जी लगातार उसके लिए एक स्पेशल बजट केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य प्रशासन द्वारा रखा गया है और उन पर काम चल रहा है। जो लोगों ने अवैध तरीके से वहां की जमीनें हड़पी हैं, जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है, जिन्होंने हमारे पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया है, अब जरूरी समय आ गया है कि उनका जीर्णोद्धार जरूरी है, हो रहा है। सभी अपने धर्म को माने, मस्जिदों के प्रति, चर्च के प्रति, मंदिरों के प्रति एक जैसा रुख अपनाएं। मैंने पहले कहा और ये साथ में ये भी होगा, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। किसी की अपीजमेंट नहीं होगी, लेकिन जस्टिस सभी के साथ होगा। इस प्रकार की कोशिश हमारी सरकार द्वारा जारी है। बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से भी बोल चुके हैं, और जब 370 और 35 से खत्म किया गया, जब विपक्ष ने इसको बावेला मचाया इस पर, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि विकास की धारा बहेगी, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल जाएगा। धारा भी बदली, कितना बदला है अभी तक? देखिए, क्या ऐसा कुछ अभी तक आपने पहले मेरे से सवाल किया था जी, वहां पर बेरोजगारी किस कारण से हुई? माहौल ठीक नहीं था। आप बिजनेसमैन के तौर पर एक व्यक्ति को देखें, कोई आदमी वहां पर पैसा नहीं लगाएगा जहां पर तबाही हो, अनिश्चितता बनी हो। यहां पर कारपोरेट सेक्टर क्यों आता, यहां पर हैवी इंडस्ट्री क्यों आती? उनको पता था अगर हम यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकती है। सबसे पहले शांति का माहौल वहां पर बने, इसके लिए प्रयास किए गए और बना है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें टूरिज्म में बहुत सा पोटेंशियल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने विश्व के बहुत सी ऐसी जगह देखी है, छोटे छोटे जो टापू मात्र होते हैं, वो अरबों रुपया, खरबों रुपया, उनकी अर्थव्यवस्था उन्हीं के कारण से चलती है। हमारे पास तो जिसको दुनिया का स्वर्ग कहते हैं, इतना बड़ा प्रकृति का दिया हुआ एक जम्मू कश्मीर है। हम कुछ भी कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमने उसको भी, क्या लद्दाख, जो अलग तरह का विश्व में जिसका वातावरण है, जिसकी ऋतु है, जिसकी जलवायु है, आज वहां पर बाहर से आकर के लोग जाते हैं, लेकिन हमने उसको डेवलप नहीं होने दिया। कारण कि सत्ता में बैठे हुए लोग एक ही खित्ते को डेवलप करते रहे। मेरी बात सुनिए जी जी, आपने ये भी कहा था ना कि इंडस्ट्रीज की, देखिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूं। जी जी, इंडस्ट्रीज, अब 30,000 करोड़ रुपए का बजट यहां पर नई इंडस्ट्री के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है। एक ही स्टेट ऐसी है जिसमें 2 एम्स हैं और 1.25 करोड़ आबादी की स्टेट है वो। जम्मू में भी एम्स, कश्मीर में भी एम्स। इससे पहले पूरे भारतवर्ष में 6 एम्स थे, उस पर आज वो 32 की संख्या है। जम्मू कश्मीर में 9 नए मेडिकल कॉलेजेस को निर्माण किया गया है। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर आईआईटी हो, आईआईएम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्रिपल आईएम हो, एम्स हो। ये जम्मू का पहला शहर, जम्मू पहला शहर है और कश्मीर दूसरा शहर है जिसमें ये सभी चीजें हैं। आज वहां पर रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, आज पर वहां पर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। पिछले
लगभग 6 महीने पहले वहां पर 4,000 मेगावाट के प्रोजेक्टों का, वो चाहे कीरू था, दूलहस्ती 2 था, रटले था, उन प्रोजेक्टों को शुरुआत की गई है। हमारे पास प्रकृति की दी हुई इतनी संपदा है, हम जितनी मर्जी बिजली बनाएं, जितनी मर्जी वहां से ये खदान का काम हो, जितनी मर्जी माइनिंग हो, वहां से हमारे पास अपार संपदा है। इस जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी खुद ध्यान रखते हैं, और ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये केवल 2 वर्षों में हुआ है। हर गांव में लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, स्वच्छ और मकान हो, और वहां पर रह करके वो अपना कुटीर उद्योग, लघु उद्योग वो चला सकें। ये भी एक ग्रास रूट से एक बेहतर प्रयास हो सकता है जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कितना सफल हो पाए हैं? देखिए, सबसे पहले जी, गांधी जी का भी ये सपना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कहना था, जी, किसी भी देश का विकास उसके गांव से शुरू होता है। गांव तक हमें पहुंचने नहीं दिया गया। अधिकांश गांव बिजली पानी से, आज जब तक हमें स्थानीय नेता नहीं मिलेगा, उसी का कारण है पंचायती राज को मजबूत करना। जी, और वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने उसको मजबूत किया है, डीडीसी, बीडीसी और पंचायती इलेक्शन करके, और बहुत सा समर्थन मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 56% से ज्यादा वोटिंग जम्मू कश्मीर के गांव तक, जहां पर 1%, 2% और कोई ऐसे ऐसे पोलिंग बूथ होते थे, एक वोट नहीं वहां से निकलता था। इसको हम क्या माने? क्या पंचायती राज का समर्थन हमारे कश्मीर के लोगों ने भी किया? अब जब तक इस सिस्टम को आगे 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 बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि एक स्थानीय नेता अपने इलाके के प्रति बड़ा वचनबद्ध रहता है, जिम्मेवारियां रहती हैं, प्रयास रहता है कि मैं अपने इलाके को डेवलप करूं। इसलिए पंचायती राज सबसे पहला, उसके बाद स्वदेशी, उसके बाद आत्मनिर्भर। मैंने कहा हमारे पास अपार संपदा है, उसके बावजूद हम उस टूरिज्म को डेवलप नहीं। आज इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशंस, हमारे पास झीलें इतनी हैं, हमारे पास इतने 5 नदियां हैं, रावी, चनाब, झेलम, सिंधु, सारी जम्मू कश्मीर में बहती हैं। तो उन सब से इतना पोटेंशियल है बिजली बनाने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाने में, और हमारा टूरिज्म, हमारे यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा होती है, हमारे यहाँ पर माता वैष्णो देवी की यात्रा के माध्यम से करोड़ों लोग आते हैं। अब वहाँ पर तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, जो 1.5 वर्ष में पूरा होना है। लगभग 1 लाख यात्री हर वर्ष, हर दिन जम्मू में आएंगे। क्या उससे यात्रा, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि चेन सिस्टम होता है, सुधरेगी। और कारण इसका प्रयास नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में क्यों यूटी की बनाने की मांग बढ़ती थी? कारण उनको डेवलपमेंट के लिए, और जम्मू के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बना करके रख दिया। आज नौकरियों में आप देखिए किन लोगों को प्राथमिकता दी गई? धर्म के आधार पर प्राथमिकता दी गई, और वो सत्ता में बैठे हुए लोग, उनके कारण से इस प्रकार से, जो जिनकी आज जुबान बंद है, जिनकी आज दुकानें बंद हैं, वही चीखते हैं। उनकी भाषा ऐसी है, वो फिर कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर बिना मतलब के बयान, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान का समर्थन, इसको सहन नहीं किया जा सकता, और लोगों ने भी इसको नकारा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर की अपनी ताकत जो है उसके बारे में बहुत खुलकर बोल रहे हैं, बहुत बड़ा विजन भी है। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ऐसा माना जा रहा है कि भावी मुख्यमंत्री आप हैं, इसलिए आप उत्साहित हैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से विकास की धारा में आगे ले जाने के लिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता से मुझे पार्टी ने बहुत बार मौका दिया, और मैं प्रथम मेयर, प्रथम महापौर जम्मू का बना। ये मेरे पार्टी के कारण से हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं मैं, उन संस्कारों के कारण से हुआ। मेरी पार्टी ने मुझे विश्वास करके विधानसभा में स्पीकर का पद दिया। मेरी पार्टी ने विश्वास करके मुझे उप मुख्यमंत्री का पद दिया। लेकिन पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको वहां पर बिठाया जाएगा, कविंदर गुप्ता पहला व्यक्ति होगा
जिसको अपनी पार्टी के प्रति और सबसे पहले नेशन के प्रति, हमारी पार्टी का मुद्दा ही है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, उसके लिए हम इस तरीके से काम करने का हमारा तरीका है और पार्टी जिस स्थान पर जिम्मेवारी देगी मैं उसको निभाने का प्रयास करूंगा, इतना कहना है। तो ये थे कविंद्र गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री। आपने ढेर सारे मुद्दों पर एबी स्टार न्यूज से खुल करके बातचीत की और जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के जो कुछ भी इनकी सोच है और जो विजन है उसके प्रति ये इतने आश्वस्त और आग्रही हैं कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कविंद्र गुप्ता जी एक राजनेता के रूप में, जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में अभी जम्मू कश्मीर को विकास के एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए जीतोड़ प्रयास करेंगे, क्योंकि वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनके सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, केंद्र के सामने जो चुनौतियां हैं उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और विश्वास का जो संकट है उसको खत्म करने में आने वाली परेशानियों के प्रति भी उन्होंने साफगोई से स्वीकार किया कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत कायम रहेगी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों की ताकत और 130 करोड़ भारतीयों का सिरमौर जम्मू कश्मीर है और उस पर अगर किसी की बुरी निगाहें होंगी तो 130 करोड़ से अधिक भारतीय एक साथ अपनी सेना के साथ खड़े हो जाएंगे और उस पर आंख उठाने वाले की आंख निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि सफल होंगे। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, ये मानना है कविंद्र गुप्ता जी का, और उन्हें पूरा विश्वास है कि अगले 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और वहां पर जमहूरियत पूरी तरीके से कामयाब होगा और वो स्थायी हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर उनके साथ जो बातचीत हुई वो आप लोगों ने देखा। कविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की। शुक्रिया। ये था एबी स्टार न्यूज में गुफ्तगू कार्यक्रम के तहत कविंद्र गुप्ता जी के साथ बातचीत। और खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार।